चलो जय हिंद एवरीवन, चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को। सो 4 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और ये करंट अफेयर सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, और सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। इंडिया ब्यूरोक्रेसी अच्छी अच्छी लगती है। कौन है ये? सचिन सचिन अब्दुलकर है ना, आईपीएस ऑफिसर भोपाल के। इनका भाई जो है वो आईएएस है और फैमिली भी आईएएस है। हाँ, काट रही है। तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे पॉइंट्स मजा आ जाएगा लिखने में और सुनने में। 15th फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कवर अप करेंगे जीएस पेपर 2। देन इंक्लूसिव स्कूल करके एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है तो उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। देन यूएई के अंदर जो है वो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 चल रही है, सीओपी 28 चल रही है दुबई। तो 30 बिलियन क्लाइमेट फंड जो है वो दुबई मतलब यूएई ने जो है वो अनाउंस किया है। देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ग्रीन क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। फिर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, अफ्रीकन जो गवर्नमेंट्स हैं वो लेकर आई है ये इनिशिएटिव, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर वर्ल्ड मलेरिया की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन जीनोम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन जीएस पेपर 3 के अंदर। फिर ये एंथ्रोपोड्स क्या होते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। देन क्रा इस्थमस, इस्थमस किसको कहते हैं, किसी को आइडिया? इस्थमस किस चीज को कहा जाता है? एक प्लेस का नाम लग रहा है। नहीं, प्लेस का नाम नहीं है। इस्थमस बेसिकली एक टर्म है ज्योग्राफिकल कि जैसे कि आपने जो है वो यहां पर देखा होगा पनामा इस्थमस, स्ट्रेट जैसे स्ट्रेट होता है। हाँ, दो लैंड है और वो दो वाटर बॉडी आपस में जो है वो कनेक्ट कर रही है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। चौराहे नहीं बोलोगे, काइंड ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया ब्यूरोक्रेसी का ये टॉपिक है जीएस पेपर 2 के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफी सारी चीज आपको ऐसी मिलेंगी जो आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। अप्रोक्सीमेटली कितने सिविल सर्वेंट्स हम लोग को जो है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखने को मिलते हैं? तो 4 मिलियन सिविल सर्वेंट से भी ज्यादा। जो क्या होता है जब टॉपिक फिनिश हुआ करे ना उसके बाद ऐसी बातें किया करो, है ना। तो 4 मिलियन जो सिविल सर्वेंट्स है उससे ज्यादा हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, 4 मिलियन से ज्यादा। अब हम बात करें इंडिया के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 50%, हाफ द नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स पर कैपिटा कंपेयर टू इंडोनेशिया एंड चाइना एंड अबाउट अ थर्ड कंपेयर टू यूके। तो भारत का प्रति व्यक्ति सिविल सेवक अनुपात जो है G20 देशों की तुलना में जो है वो कैसा है? तो प्रति व्यक्ति सिविल सेवकों की संख्या इंडोनेशिया और चीन की तुलना में लगभग आधी है और ब्रिटेन की तुलना में लगभग 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। हाँ, सारे जो परफेक्ट है जो सिविल सर्विसेज हैं इंडिया के हॉलिडे सर्विसेज, उनकी जो परफेक्ट इनकम है वो इंडोनेशिया से आधी है। जो इंडोनेशिया की लोगों की परफेक्ट इनकम है उससे आधी है। चलो और सोचो और जल्दी बताओ। इंडोनेशिया क्या है? तो बोला हुआ है पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम ही होती है। ये कौन सा है? हाफ नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट यानी कि आधे पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू इंडोनेशिया, आधे आधे सिविल सर्वेंट की जो इनकम है वो आधी है कंपेयर टू इंडोनेशिया और चाइना, आधे। वही बात है।
तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर सिविल सर्वेंट जो है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, तो 4 मिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 40 लाख। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इंडिया का सिविल सर्वेंट पर कैपिटल रेशियो दूसरी G20 के कंपैरिजन में किस प्रकार का है। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन का आंसर मांगा था, कुछ मिला? क्या सर, इंडोनेशिया और चाइना कंपेयर में आधा है। क्या क्या आधा है? पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम की बात ही नहीं हो रही है। पर कैपिटल क्या इसका मतलब क्या होता है? देखो एक सिविल सर्वेंट, हाँ बताओ। शायद एक पूरे साल में जितने लोग निकाल है नहीं बोली। देखो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट जो है वो तैनात है 1000 लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है। और चाइना और इंडोनेशिया के कंपैरिजन में हमारा 50% है, मतलब दैट मींस कि हम पीछे हैं थोड़ा सा कैपेसिटी के कंपैरिजन में, राइट। कि हमारे पास उतने सिविल सर्वेंट नहीं है जो मैनेज जो है वो करें। ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसका मतलब है ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी। और यूके के कंपैरिजन में 1/3 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें यहां पर बताई गई। नेक्स्ट, कुछ मेजर ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, यानी कि नौकरशाही की क्या क्या मेजर प्रमुख चुनौतियां हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जीएस पेपर 2 के मेंस में लिखोगे। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग, व्यवसायिकता की कमी और खराब क्षमता निर्माण। क्या क्या होता है इसका मतलब? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो हमारे यहाँ नौकरशाही है, यूएसए के अंदर ब्यूरो चलता है, ब्यूरो, और हमारे यहाँ नौकरशाही। ऑफिसर बनने के बाद एक इंसान अपने आप को बाप समझने लगता है, किंग समझने लगता है, मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो दिस इज पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। आज की डेट में आप देखोगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने कम जजेस हैं, बट आप हर किसी को जज भी नहीं बना सकते हो, राइट। सेकेंड, इनइफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम, अप्रभावी प्रोत्साहन प्रणाली। कोई ऑफिसर कुछ अच्छा भी करता है तो भी उसके लिए दिक्कत है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है अच्छा करने पर उसका ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाता है, और ये पनिशमेंट ट्रांसफर इसको जनरली जो है बोल देते हैं। नेक्स्ट, रिजिड रूल्स कॉजिंग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। इसका क्या मतलब हुआ? लाल फीता शाही इसको बोलते हैं, नौकरशाही लाल फीता शाही का कारण बनने वाले कठोर नियम। रेड टेप से मतलब ये रेड टेपिज्म आपको जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। रेड टेपिज्म का मतलब फाइल आई पड़ी हुई है टेबल में, फिर ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएगी, फिर तीसरे के पास जाएगी, ये रेड टेपिज्म, फाइल का जो है वो रोकना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। नेक्स्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी, एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है। भाई आप ऑफिसर के पास जा रहे हो, अकाउंटेबल अपने आप को नहीं बनाता, तो ये कमी है। आप उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लेके गए, वो अपने अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। दिस इज द थिंग। फिफ्थ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो सबसे ज्यादा आप लोग फेस करने वाले हो। काम करोगे, ऊपर से बंदा मंत्री आपको फोन करेगा, रोकेगा कि नहीं ऐसे काम मत करो, ये करो, मैं किसी को भेज रहा हूं, इनका ध्यान रखो, ये सब बेवकूफी चलती है। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज, नैतिकता और मूल्यों का क्षरण। एथिक्स और वैल्यूज का है, मैंने वही आपको बताया कि ऑफिसर्स एकदम से एटीट्यूड में आ जाते हैं, किसी के साथ भी बदतमीजी कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें जो है वो कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सब नहीं होते हैं, ऑफिसर्स बहुत अच्छे भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, पैट्रीमोनियलिज्म। पैट्रीमोनियलिज्म का मतलब क्या है? पितृ सत्तात्मकता। एक्चुअली ये पैट्रियार्की वाली चीज नहीं है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन जो है वो रूल कर रहा है, पूरी पावर एक सिंगल पर्सन के अंडर है, तो उसको बोलते हैं पैट्रीमोनियलिज्म। पैट्रीमोनियलिज्म, मोनो मतलब सिंगल, राइट। और एक व्यक्ति जिसके पास अपनी पूरी पावर जो है उसके हाथ में हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कलेक्टर है, कलेक्टर के पास मेजर पावर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। उसके ऊपर फिर सेक्रेटरी हुआ। आगे की बात करें, रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग चेंज नहीं होते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, राइट। नेक्स्ट, टेक्नोक्रेटिक स्किल गैप। आज की डेट में भी काफी सारे ऑफिसर्स के पास मतलब टेक्नोलॉजी की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर ही पूरी पावर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, जो आप पॉइंट वाइज जो है वो मेंशन करोगे। नेक्स्ट, अभी किसी स्टूडेंट ने जो है वो हैंड रेस किया था, किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट मैं आपको टाइम दूंगा। अभी नहीं, दो एक बार हुआ है, अभी शायद गलती से ही हुआ, आई डोंट नो।
ठीक है, अब देखिए क्या क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि टेक्नोक्रेटिक गैप को फिनिश मतलब खत्म करने के लिए क्या सजेशंस जो है वो दिए गए हैं। इन्होंने बोला है लेटरल एंट्री को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो मिड और सीनियर लेवल में। क्या होता है ये लेटरल एंट्री, किसको बोलते हैं हम लोग लेटरल एंट्री? आपने सुना होगा लेटरल एंट्री ओपन कर दी है आईएएस के लिए, जिससे सबसे ज्यादा जो आप लोग जो तैयारी करके आईएएस बनते हो वो सबसे ज्यादा छिड़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ है उनको आईएएस बनाया जा रहा है। हाँ सर। उनको बैकएंड से जो है वो एंट्री जो है वो दे दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में जो है वो एक्सपर्ट है, तो इसलिए उनको एक्सपर्टिज्म को जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाने के लिए ये चीज की जा रही है। बट ये सबसे बड़ा इशू है भाई, जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतने साल तक डिपार्टमेंट को समझ रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा आकर उसके सर पर जो है बैठ जाएगा तो कितना दिमाग खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एसडीएम है, एसडीएम के ऊपर एक ऐसा है, डीएम नहीं आएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज डिफरेंट पार्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं सेक्रेटरीज की, क्योंकि इस पोजीशन पे सेक्रेटरीज आता है, वो सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और इन सब की पोजीशन पर जो है वो रखते हैं सीनियर लेवल पे। अब कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है आ गया, उसके नीचे तो है ना ऑफिसर जो मेहनत करके जो है वहां तक पहुंचे, तो वो छिड़ते हैं फिर कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, हमारा प्रमोशन हुआ तब जाकर हम यहाँ पर पहुंचे और ये बंदा एक सेकंड में हमारे ऊपर जो है आकर बैठ गया। और इसमें करप्शन भी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति जिसका कोई फेवरेट हो, आ जाओ ब्यूरोक्रेसी के अंदर, खाओ फिर जिंदगी भर कमाई। तो वो सब चीजें, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कलम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। स्टार्ट है लेटर एंट्री। हाँ, नेक्स्ट, फेयर कंसिडरेशन ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम नॉन आईएएस सर्विस फॉर हाई लेवल पोजीशन। ये देखो, ये बोल रहे हैं सोल्यूशन है टेक्नोक्रेटिक गैप का। ये नहीं लिखा तो इसमें है, बट मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। बट ऑब्वियसली बात है, मेंस में लिखने के लिए आप फेयरली लिखोगे, क्योंकि सामने वाला आपसे ये भी चाहता है कि आप उस पोजीशन के लिए ईगोस्टिक मत हो, राइट। आप बोलो कि हाँ मिल जाए किसी को जो जिसके पास बेटर स्किल है उसको दे दो पोजीशन। अब आपको बोलना पड़ेगा, बट अंदर से तो जलती है ना। नेक्स्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मिशन कर्मयोगी के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करो, यानी कि आप प्रॉपर, जैसे जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप समय समय पर लबास्ता जाकर आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट। बार बार आप लबास्ता जाओगे, एक बार जाने के बाद नहीं, एक बार, हाँ एक बार आप गए फिर उसके बाद वापस आ जाओगे, सर्विस करोगे, फिर आपको फिर से बुला लिया जाएगा फॉर ट्रेनिंग पर्पस, राइट। रेगुलरली आप लबास्ता जो है जाओगे। लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रहे हो? ये सब चीजें तो आप सीखने लगो, बिल्कुल मुंह जबानी। कौन सा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करता है? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्षमता निर्माण, यानी कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब लोगों को शामिल करना। तो ये जो है वो मिशन कर्मयोगी हम लोग को देखने को मिलता है, अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी हम लोग को देखने को मिलता है। फिर कौन से स्टेप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो क्लियरली स्टैब्लिश करते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप रूरल इंडिया के अंदर? तो स्वामित्व करके एक स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भी एक चीज थी। कौन सा एथिकल वैल्यू जो है और एथिकल वैल्यू एक्सपेक्ट की जाती है सिविल सर्वेंट से? अब ये पॉइंट्स आपको फिर से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा, ये चीज करनी चाहिए जो लोग करते नहीं। जैसे आप कल एग्जांपल दे रहे थे वाला, कोई अंदर आएगा पेन से जो है वो लिखते रहेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। वो कितना, आप खुद एक व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है चल के हेल्प मांगने, और आप उसके सामने ऐसा करो, अपने आप को व्यक्ति समझो, आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि आप उसके हेल्प मांगने जा रहे हो, साला यार एटीट्यूड दिखा रहा है। तो सेल्फलेस सर्विस, एम्पैथी, सहानुभूति लोगों को देनी है कि नहीं यार ठीक होगा, हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इतना ही बोलना बहुत हो जाता है यार किसी के सामने। नेक्स्ट, नेशन फर्स्ट अप्रोच, नेशन सबसे ऊपर है। अरे डिस्टर्ब क्यों हो जाते हो पढ़ाई से? नेशन फर्स्ट अप्रोच की पहले नेशन, फिर प्रोएक्टिव और पोलाइट बिहेवियर। आपके पास कोई आ रहा है तो आपको पोलाइटली उसको जो है वो डील करना है। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म, क्या बात है, अच्छा इसलिए एकदम खुश हो गए थे। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशनल रहो हर एक चीज में। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। क्या हो गया, इतनी खुशी क्यों हो रही है एकदम से? क्या नींद आ रही है? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिविल सर्वेंट का, इस टॉपिक में नींद आ जाएगी तो क्या? नेक्स्ट, यहां तक चीज समझ में। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मिशन कर्मयोगी का मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सर पीयूष तो है नहीं, पीयूष मस्ती कर रहा था, सॉरी,
वो टच, अच्छा पीयूष, अच्छा ओके सॉरी, पीयूष आपका सर बेटा, नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल रहा है हेलो हेलो भैया, पता नहीं आपकी क्या पहचान है, उसे आपकी आवाज सुनकर आपको सीधा भैया बोलता है। अच्छा हाँ, उस दिन भी बोल रहा था। क्या आंसर है? बी, कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिविल सर्विसेज, बिल्कुल सही है बाबू। और बताओ निशा जी, क्या हाल चाल? बड़े बड़े दिनों बाद ऑफलाइन के दर्शन हो रहे हैं। हाँ गाँव से गए थे ये गेट अंदर से बंद कर दिया ना, नहीं दौलत बंद आ जाएगा। रूल रेगुलेशन पता है आगे ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस कमीशन का ईयर ध्यान में रखना, 2020 से 2026 तक का के पीरियड के लिए फाइनेंस कमीशन हम लोग को देखने को मिलता है। पॉलिटी हम फाइनेंस कमीशन को पढ़ चुके हैं, अब ये 15th फाइनेंस कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर? फिस्कल फेडरलिज्म मतलब राजकोषीय संघवाद। फिस्कल मतलब किससे रिलेटेड है? पैसा। फेडरलिज्म मतलब संघवाद क्या होता है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट, हाँ, फेडरल अच्छी पॉलिटी पढ़ रहे हो यार। फेडरल वही तो होता है गवर्नमेंट का रूल हो या मतलब फेडरलिज्म क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट। भाई रिलेशनशिप होता है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसकी तो संघवाद हम लोग बोलते हैं। क्या बोल रहा है ये? क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर? अब फाइनेंस कमीशन किस चीज को देखता है? फाइनेंस मतलब पैसा। ये बोलता है कि स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए। आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी रिसोर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, रिसोर्स मतलब संसाधन का समान वितरण, कि सभी के पास जो है प्रॉपर रिसोर्सेज होनी चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सभी राज्यों को रिसोर्सेज दे रही है, संसाधन दे रही है, तो इक्वली दे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स और लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या आती है? ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, हाँ हाँ, नगर पालिका, नगर निगम पंचायत के अंदर आता है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है ये? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया। ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए अभी तक तो। नेक्स्ट, 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके अंदर मेजर टर्म ऑफ रेफरेंस हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर प्रमुख शर्तें जो है वो क्या है? टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है शर्तें। पहली चीज इन्होंने बोला डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, टैक्स जो हम लोग को, कर जो हम लोग को देखने को मिलता है उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करो, है ना? जैसे जीएसटी हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ग्रांट इन एड्स का प्रिंसिपल। ग्रांट इन एड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदान। ग्रांट इन एड को अनुदान बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट दे रही है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो दे रही है, राइट? थर्ड पॉइंट, इनहैंसिंग स्टेट फंड्स फॉर लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज है उनको पैसा जो है प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि पंचायत को पैसा नहीं मिलता है, बहुत इश्यूज आते हैं पंचायत तक पैसा पहुंचाने के लिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग को क्या करना? इवैल्यूएट करना। जो भी आपदा प्रबंधन के लिए वित्त पोषण का मूल्यांकन करना, मतलब जो भी डिजास्टर होता है तो उसके लिए आप अलग से फंड जो है वो इकट्ठा करके रखो। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन की शर्तें हैं, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, पूरी शर्तें। नेक्स्ट, 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टेट का शेयर 41% होना चाहिए। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये याद रखनी है। मैं आंकड़ा आप लोग को बना करता हूँ, याद मत रखो, यूपीएससी के इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ फाइनेंस कमीशन ठीक है, ओके सब कुछ। हाँ, रिपोर्ट तो लास्ट में आती है ना? किसकी? नहीं, फाइनेंस कमीशन अपने बारे में बताती रहती है ना कंटिन्यूअसली। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती रहती है, रिपोर्ट लास्ट में नहीं। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? जैसे ही फाइनेंस कमीशन बनती है, सबसे पहला उसका काम ये होता है कि वो रिकमेंड करती है सरकार को कि आपको इस तरीके से करना चाहिए बेटर फाइनेंसिंग के लिए। लास्ट में थोड़ी रिपोर्ट दे रही, कोई एनालिसिस नहीं कर रही है वो। फाइनेंस कमीशन का काम एनालिसिस करने का नहीं है, वो ये देखती है, वो एट अ टाइम, यानी कि पोस्ट एनालिसिस नहीं है, प्री एनालिसिस है। पहले से जो है वो चेक करती है और बताती है कि भाई आप यहां पर पैसा लगाओ तो इससे हमारे देश में जो है वो इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो हमारे देश को मिलेगा। और सिर्फ रिकमेंडेशन, एक्सेप्ट करना नहीं करना किसके हाथ में? सरकार के। नेक्स्ट, क्या महत्व हम लोग को फाइनेंस कमीशन का देखने को मिलता है? फिस्कल डिस्पैरिटीज जो होती है स्टेट की, उसको एड्रेस करने में। फिस्कल डिस्पैरिटी का मतलब राजकोषीय असमानता, मतलब किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, तो वही कर रही है ये क्या कर रही है? किस प्रकार से? प्रॉपर डेफिसिट ग्रांट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स प्रोवाइड करा रही है, यानी किसी को कम मिला है तो उसको पैसा जो है वो मिल जाए।
कौन? दिल्ली। दिल्ली? वो था, वो तो उनका एक पर्सनल इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, राइट, जो कम है, पिछड़े हैं, जैसे बिहार हो गया, राइट, तो उड़ीसा का भी उनको वो दिया जा रहा है, फंड्स दिए जा रहे हैं। और 14th फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था फिस्कल डेफिसिट टारगेट, कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब, फिस्कल डेफिसिट का मतलब बताओ मुझे। डेफिसिट मतलब घटना घटता है। हाँ बताओ बताओ, राजकोषीय घाटा। कितना लोन ले सकता है ऐसा कुछ? फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार की इनकम से ज्यादा सरकार के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, उसको अपन बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने को मिला। फिर 14th फाइनेंस कमीशन ने डेट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर लोन डेट, उसको जो है वो उस रेशियो को जो है वो लेकर आया, सामने जो है वो लेकर आया। तो ये सब चीजें इन्होंने बताई है। फिर नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या उपाय देता है। हाँ, कर्जा, डेट सभी स्टेट पर है अपने पास। हाँ, जैसे बोलते नहीं है, वो सात टाइम में बोलते थे कि 1% इक्विटी की वजह से हम आपको 50 लाख ऑफर करते हो और 50% डेट देते हैं। तो क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ 1% इक्विटी मतलब 1% उनका शेयर, हाँ, और 50% डेट मतलब कि हम आपको 50% लोन दे देंगे, उस पर मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, वो एग्रीमेंट में रहता है। मतलब कि डेट मतलब क्या है, लोन है। मतलब हम जो पढ़ते हैं ना बॉन्ड्स, वो बॉन्ड है एक प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें कि क्या मेजर जो है वो फाइनेंस कमीशन लेती है, मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो, पोस्ट पे प्रॉपर लोग हो। सेकंड, एनहेंस कंसल्टेशन, आप लगातार बात करते रहो। नेक्स्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एफआरबीएम बहुत इंपॉर्टेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क का टॉपिक है, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, आता रहता है ये बीच बीच में टॉपिक। और फिर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पीरियोडिक रिव्यू, समय समय पर रिव्यू करते रहो फाइनेंस को। और फिर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया है उसको टाइम पर जो है वो आप इंप्लीमेंट करो, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या मेजर रोल फाइनेंस कमीशन का इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म में? सही जवाब। कोई बात नहीं, क्या हुआ? कल हम लोग रिवीजन कर रहे थे तो ये बोल रहे थे कि तुम डेमो स्टार्ट कर देते तो आज कहां जल्दी होती है, बता देते। चलो, इंक्लूसिव स्कूल्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फोटो में क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चे बैठे हुए हैं, पर एक दिव्यांगजन बच्चा भी वहां पर है। मतलब स्कूल के अंदर हर प्रकार के बच्चे के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, तो ये है इंक्लूसिव स्कूल। अलग से इंक्लूसिव स्कूल इंक्लूड करो ना। ये तो क्या होता है, डिसेबल पर्सन अपने आप को सोसाइटी से अलग मानने लगता है और फिर वो मेंटल प्रेशर में रहने लगता है। वो नहीं है जो बाकी क्लास में होते हैं, वो भी अलग ही समझते हैं। वो भी अलग समझते हैं मतलब जैसे कि एक डिसेबल पर्सन है, हाँ, वो तो अलग रूम में है ही, हाँ हाँ हाँ, और जो इधर है वो भी सोच रहे हैं कि हाँ वो हमसे अलग है। हाँ हाँ, बच्चों के बीच में अलग होने की भावना जो है आ जाती है ना फिर, इसलिए एक साथ ही करना है। इसलिए इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया। इंक्लूसिव स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कराना स्टूडेंट्स को, सभी एबिलिटीज के, सभी बैकग्राउंड के, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। नेक्स्ट, इसके अंदर स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स डिसेबल होते हैं, स्पेशल नीड्स के होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, तो उनको एक अलग सपोर्टिव फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। एक शैडो टीचर का एक रोल होता है कि जो कमजोर बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, राइट, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट करना, ये शैडो टीचर का जो है वो काम होता है। फिर इसके अंदर हम लोग को इंडिया के अंदर शैडो टीचर मतलब बैकग्राउंड, मतलब उसको प्रॉपर बैठ के सपोर्ट करना है। शैडो मतलब होती है ना परछाई, मतलब एक ऐसा टीचर उसके साथ जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पे भी काफी सारी चीजें जिसमें इंक्लूसिव स्कूल के कॉन्सेप्ट्स की इनडायरेक्टली जो है बात होती है। तो ये चीजें अब बता दिए। प्राइमरी फंक्शन शैडो टीचर का क्या है? ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों को, छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान कराना, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। क्या चल रहा है यूएई में, दुबई में? सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 क्लाइमेट चेंज की।
30 बिलियन यूएस डॉलर क्लाइमेट फंड अनाउंस किया है यूएई ने। मतलब यूएई बोल रहा है कि 30 बिलियन यूएस डॉलर जो है क्लाइमेट पर फंड जो है वो ये एलोकेट करेंगे। इसका नाम, इस फंड का नाम क्या है? देखो, यूएई का प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इस व्यक्ति ने जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की समिट, क्लाइमेट समिट के दौरान ये कहा कि हम 30 बिलियन यूएस डॉलर क्लाइमेट फंड जो है वो लेकर आएंगे। और इस फंड का इन्होंने नाम रखा एल्टेरा। क्या नाम है? एल्टेरा। और एल्टेरा क्लाइमेट फंड का मेन ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, ये अट्रैक्ट करेंगे 250 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट बाय द एंड ऑफ द डिकेड। मतलब कि इस दशक के अंत होने तक 250 बिलियन यूएस डॉलर ये फंड इकट्ठा करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। सेकंड, 25 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्लाइमेट स्ट्रेटजीज पर लगाएंगे। और 5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो ग्लोबल साउथ, मतलब ग्लोबल साउथ मतलब ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने? क्या होता है? ग्लोबल नॉर्थ डेवलप वाले, ग्लोबल साउथ डेवलपिंग वाले। आज की डेट में ग्लोबल साउथ अगर टर्म आता है तो आपको ध्यान रखना डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात होती थी, वैसे अब ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए है। तो ग्लोबल साउथ पर बता रहे कि 5 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, यानी कि इंसेंटिव प्रोवाइड कराने का इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट, एल्टेरा का मतलब जो है वो क्या है? तो एल्टेरा मतलब ऑल्टरेशन, ये मतलब होता है इसका, यानी कि ऑल्टरेशन का मतलब क्या बोलोगे आप? एक प्रकार का परिवर्तन, उपयोगी परिवर्तन कह सकते हो। फिर इस फंड का क्या मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ी दिक्कत आती है। जैसे इंडिया की हम बात करें, एकदम से आप उस पर रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच नहीं हो पाओगे, बहुत पैसा लगता है। नेक्स्ट, 4 की पिलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस फंड के। एनर्जी ट्रांजिशन, सबसे पहला हम लोग को ऊर्जा संक्रमण हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन की, हमें ट्रांजिट करना है रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि पेट्रोल डीजल से हम लोग को किस में आना है? इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, बायोफ्यूल हो गया, राइट। बायोफ्यूल से भी हालांकि पॉल्यूटेंट जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, इसका मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम से कम करना है। थर्ड, सस्टेनेबल लिविंग, सस्ती लाइफ, हाँ, नहीं सर, हेल्दी लाइफ को पर्सनल। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और ज्यादा चले आगे के लिए। हाँ एग्जैक्टली, अभी ऐसा काम करो कि आगे की जनरेशन को और इसको एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, एनवायरनमेंट में हार्म ना हो। फोर्थ, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो ये 4 पिलर्स इस फंड के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसका सेकंड सही जवाब, बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन क्रेडिट्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के दौरान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मोदी जी ने जो है वो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है वो लेकर आए। क्या लेकर आए? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। और इसमें बेसिकली किस चीज पर फोकस किया जा रहा है? इंसेंटिवाइज किया जाएगा वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन को, यानी कि जो अपनी इच्छा से एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करता है तो उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएंगे। पहला पॉइंट, पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में? पानी बचाने के क्षेत्र में और पेड़ लगाने के क्षेत्र में। तो जो भी पानी बचाने के क्षेत्र में, पेड़ लगाने के क्षेत्र में अपने मर्जी से वॉलंटरी काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज कही है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के थ्रू। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? तो ये ग्लोबल वैश्विक प्लेटफॉर्म हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है एक प्रकार का नेचर के इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमें आज की डेट में अपनी परिस्थिति को जो है वो चेंज करना है, बेटर बनाना है। नेक्स्ट, ये प्लेटफॉर्म जो होगा जहां पर बातचीत की जाएगी, पॉलिसीज बनाई जाएगी, सब लोग मिलकर जो है वो काम करेंगे, राइट। और इंफॉर्मेशन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोग्राम और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड शेयर जो है वो की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया कि जहां पर सब लोग आकर एनवायरमेंट को बेटर बनाने की डिस्कशन करें, पॉलिसीज बनाएं। फिर ग्रीन क्रेडिट जो है वो ट्रेडेबल कमोडिटीज हम लोग को देखने को मिलेगी, एनवायरमेंटल एक्शंस के लिए दिया जाएगा। मतलब ये बेसिकली एक प्रकार का क्रेडिट दे दिया जाएगा। आप अगर अच्छा कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा किया तो क्रेडिट दे दिया, तो क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट है। जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको ये क्रेडिट जो है वो मिलता रहेगा और उसकी वैल्यू जो है वो अच्छी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जैसे मामा अर्थ का एक ब्रांडिंग मामा अर्थ बहुत अच्छी करता है कि आप कोई भी उसका प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो पेड़ लगाएगा, है ना। यही है ना इसका कॉन्सेप्ट मामा अर्थ का। फिर आप स्कैन करके उसको जो है वो चेक कर सकते हो, देख सकते हो। दैट मींस कि कहीं ना कहीं मामा अर्थ अच्छा काम कर रहा है एनवायरमेंट के लिए, तो उसको उसकी रेटिंग जो है वो एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट्स में अच्छी होती जा रही है। तो वही चीज है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पेड़ लगाना, पानी को बचाना, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, वेस्ट को मैनेज करना है, राइट। तो ये सब चीजें, और कौन करेंगे? कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा ये सब करने के लिए।
कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है एक ही मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 जो है वो लेकर आई थी मिनिस्ट्री अपने ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। फिर आपके लिए क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है जो पानी बचाने और पेड़ लगाने की बात करता है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इंसेंटिव प्रोवाइड कराना। जैसे मामा वाले लोग को बताया आपने, तो लगाते तो कहीं भी लगा देते होंगे। देखो देखो क्या होता है, इन लोग बड़े बड़े फार्म हाउस जो है वो खरीदते हैं, मतलब बड़ी सी जमीन जो है वो उन्होंने खरीद ली, राइट, उस पर फॉरेस्ट जो है बनाना शुरू कर दिया एक एक करके। तो प्रोडक्ट के साथ देना चाहिए। हाँ, भेजना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के साथ प्लांट भेजेगा वो मामा, देना चाहिए। मर जाएगा प्लांट आते आते। अरे तो वो अपने हिसाब से देना। लोग ऐसे भेजेंगे तो हर लोग अपना प्रोडक्ट निकालेंगे, प्लांट को फेंक देंगे, बोले हटा उसको। ये ऐसे भी तो लोग होते हैं। फिर नहीं लगा लोग फिर तो अब आपके पास प्लांट आ गया, आप जाके गड्ढा खोद के लगाओगे? नहीं, इसका मतलब ये है क्या होता है, इनिशियल बहुत अच्छा लगता है, अब हर महीने 2-3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, 4 प्रोडक्ट घर पे प्लांट ही प्लांट आ गए, फिर इसके कैसे होगा कि मेरा पेड़ लगा है, वही है मेरा। देखो वो कॉर्पोरेट कंपनी का रहता है ना, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन थोड़ा है, सबकी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है। एक ही पौधे में सबको हाँ, एक ही पौधे लगा दिया। अपन भी कर देंगे, एक पेड़ लगा लेते हैं, सबको भेज देंगे, देखो आपके नाम से हमने एक पत्ती आपके नाम की है। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। सीओपी की बात हो रही है अभी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की, तो उसमें अफ्रीकन लीडर्स ने जो है वो लॉन्च किया है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। तो देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 टोटली ग्रीनरी की जो है वो बात कर रही है, हर एक इनिशिएटिव हम लोग को ग्रीन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो ये अफ्रीका का इनिशिएटिव है जिसमें अफ्रीका जो है वो बोल रहा है कि वो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करेगा, राइट, और अफ्रीकन इंडस्ट्री जो है वो ग्रीन ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अफ्रीकन इंडस्ट्रीज काम करेंगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। 4.5 बिलियन यूएस डॉलर अफ्रीका ग्रीन इन्वेस्टमेंट यूएई की तरफ से जो है वो अफ्रीका को मिलेगा। फिर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन ये करेंगे, राइट, कि मतलब इंडस्ट्री जो है वो ट्रांजिट होगी, जो पोल्यूशन कर रही है वो लेस पोल्यूशन इंडस्ट्रीज जो है वो बनेंगी। फिर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान ये बनाएंगे ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, राइट। फिर सेकंड, जिबूती कंट्री कहां पर है? सर जिबूती नहीं, अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर आप देखोगे हॉर्न में जिबूती छोटी सी ऊपर है। हाँ, और ये कहां पर है? तंजानिया, सॉरी जाम्बिया, वही अफ्रीका। तो ये 2 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है। जिबूती बोल रहा है कि 100% ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेगा, कि पूरी कंट्री के अंदर ग्रीन एनर्जी रहेगी। और दूसरा जाम्बिया जो है वो किस पर स्ट्रेस जो है वो दे रहा है कि कॉन्टिनेंट को जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल सके सबके कंट्रीब्यूशन के थ्रू। देख लेना क्या अफ्रीका जो है ये ग्लोबल सप्लायर, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि अफ्रीका ग्रीन एनर्जी और रिसोर्सेज का सप्लायर बन जाएगा। तो ये इन लोग के ड्रीम्स है और एम है। अब बताइए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव का क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? हरित औद्योगिकरण पहल। Accelerating green growth in African industry. Promoting traditional industrialization जो ना, encouraging financial disinvestment नहीं, disinvestment का मतलब क्या होता है? बेचना। Focusing on carbon intensive industry। नहीं सर, ये ऑप्शन यही है। ऑप्शन ए, एक्सेलरेट करो ग्रीन ग्रोथ को अफ्रीका के अंदर। ग्रीन ग्रोथ की तो बात कर रहा है ना ये पूरा, किससे रिलेटेड है? देखो पहले क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइन पढ़ो, अफ्रीका उद्योगों में हरित विकास में तेजी लाना। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। मच्छर काफी प्यारा से दिखाई दे रहा है।
अजीब वाला। अब देखिए जीभ मच्छर की जीभ की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए 30%, बहुत गुड न्यूज है, 2022 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में इंडिया के अंदर 30% मलेरिया में गिरावट हम लोग को देखने को मिली है केसेस में, और दूसरा 34% मृत्यु दर में गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, यानी काफी अच्छी बात है। अब इसका श्रेय मेरे हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान को जाता है, और जो उसके इनिशिएटिव है, लोगों की सोच चेंज करी, टॉयलेट बनवाए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी फोकस जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिला, यानी कि हमने एक तो हेल्थ केयर पर काम किया गांव क्षेत्रों पे, राइट। हमने डिजिटल डेटा बैक सर्वेलांस किया, मतलब डिजिटली हम लोग ने डेटा की मॉनिटरिंग करना जो है वो शुरू किया। थर्ड पॉइंट, हमने इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, राइट। फोर्थ, हमने इन्वेस्टमेंट किए इंसेक्टिसाइड्स, मॉस्किटो नेट्स के अंदर। आजकल कॉलोनीज में वो धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां जो है वो जा रही है ना, क्यों? इन सब चीजों के कारण। आजकल कम दिखती है, आजकल नहीं दिखती है। अच्छा, यहाँ पे नहीं आती, बहुत पहले से चल रही है वो, अब नहीं, बड़ा हमने बढ़ा दी है ना इंटेंसिटी। नेक्स्ट, इवन कई बार लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, घर में कोई जगह तो नहीं है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, आते हैं ना, तो वो सब चीजें। एंटी मलेरियल ड्रग्स पर हमने काम करना शुरू किया, दवाइयों पर, राइट। फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, वही उसको जो है वो हम लोग ने, आपके यहाँ का एमएलए कौन है यहाँ का? मेरे ख्याल से वो है अभी नारायण, नहीं, नारायण होगा शायद, अभी बीजेपी से नारायण जीते हैं शायद, हाँ। यहाँ से आगे की बात करते हैं, क्या चैलेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिला है कि इंडिया ने फेस किया मलेरिया कंट्रोल के लिए। तो चैलेंजेस के अंदर हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस इशू, जो कि ड्रग और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का हम लोग, ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? आज की डेट में देखा, ऑल आउट जलाते हो फिर ये मच्छर मर नहीं रहे, ये है ड्रग रेजिस्टेंस, कि हम इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं, मच्छर रेजिस्ट हो गए। वो कब होता है? जैसे अपन डॉक्टर के पास गए, अब मैं ड्रग रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है बताता हूँ। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें 3 दिन की दवाई दी कि 3 दिन की दवाई खा लेना। जैसे अपन का पेट दुख रहा है, डॉक्टर के पास गए, उसने 3 दिन की दवाई दी। हमने 2 दिन के बाद दवाई जो है वो छोड़ दी, क्योंकि हमारा पेट दर्द सही हो गया, बट पूरा एक डोज जो होता है वो 3 दिन का होता है। उस डोज को आप फॉलो नहीं करोगे तो वो जो अंदर जो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो क्या होगा, वो ट्रेन हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपका पेट दर्द होगा, फिर आप बोलोगे अरे डॉक्टर को क्या मिलना, आप लोग तो दवाई का नाम पता है, लो भैया 2 दवाई दे दो, 2 दिन में ठीक हो गया। उस समय भी हो जाएगा, बट वो पूरी तरह से बैक्टीरिया मरेगा नहीं। बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप 3 भी खा लोगे तो भी वो मरने वाला नहीं है, राइट। एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इसको हम लोग जो है वो कहते हैं। काम नहीं करता, इसलिए यार मेरे यहाँ ऑर्डर लगा है तो प्री मच्छर से काट आ रहे हैं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसके इलाज क्या है? चेंज, इसका इलाज, हाँ, दूध मरते नहीं है वो, इसका इलाज ये है चेंज करना। जैसे आपको पता है, डॉक्टर आपको होता है कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन बाद दिखाना, अगर ठीक नहीं होता तो। और जब आप डॉक्टर को देखो ना, 7 दिन बाद जब आप आते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर दवाई चेंज करता है ना, कि भाई ये आपकी बॉडी में नहीं लग रही है तो दूसरी दो। तो सेम चीज वही करनी पड़ेगी कि हमें केमिकल फॉर्मूलाज में चेंजेस जो है लाने पड़ेंगे। तो ये चीज है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ड्रग और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का। एक वीवेक्स मलेरिया हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके अंदर 14 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो। और मतलब लोग टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, 14 दिन का ट्रीटमेंट कौन करेगा? काफी सारे लोग बोलते हैं अरे छोड़ो हटाओ, वो चीज। अब क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है? पैरासाइट के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। और ह्यूमन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। एक एडीज इजिप्टी करके भी है, एडीज इजिप्टी। नेक्स्ट, मलेरिया वैक्सीन पर पिछले 60 सालों से काम चल रहा है, वैक्सीन बनाने पर पिछले 60 सालों से काम चल रहा है मलेरिया की। और पहली अप्रूव वैक्सीन थी RTS-S, जिसको हम लोग मॉस्क्यूरिक्स कहते हैं। तो ये वैक्सीन का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ, मॉस्क्यूरिक्स पता नहीं किसकी होगी, यूएसए वगैरह ने लॉन्च करी होगी मॉस्क्यूरिक्स। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिकमेंड करी है 2 मलेरिया की वैक्सीन, एक RTS-S मतलब यही मॉस्क्यूरिक्स, WHO भी इसको रिकमेंड करता है, AS01, R21 जिसको मैट्रिक्स M के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताएं। एग्जैक्टली। जीनोम क्या होता है?
जीन्स में डीएनए जीन्स वो वाला जीन्स नहीं था फिर जीन क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। हाँ जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, यानी कि पूरा कंप्लीट डीएनए का कंप्लीट सेट को अपन जीनोम जो है वो कहते हैं। अब देखो, यूके ने अभी रिसेंटली जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली है 500,000, मतलब 5 लाख, आधा मिलियन कितना होता है, 5 लाख, 5 लाख पूरे जीनोम्स की, यानी कि पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली इसने प्रॉपर। इससे क्या फायदा होगा? हमारे अभी प्रोग्राम चल रहा है इंडिया की जीनोम सीक्वेंसिंग का, पॉपुलेशन की जीनोम, जैसे कि हर एक इंसान की बॉडी अलग है, राइट, हर एक इंसान का सिस्टम अलग है, राइट। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि एक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति किन किन चीजों से रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि आप देखते हो हर एक इंसान की बॉडी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है, वो लोकेशन के आधार पर भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर। तो ये पूरी पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी करेंगे, जिससे कि नई नई मेडिसिन किस पर जो है वो काम करेगी उसका इजीली पता लगाया जा सके, राइट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स जीनोम सीक्वेंसिंग का मेडिकल साइंस की फील्ड पे हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ह्यूमन डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, राइट, अलग अलग उनका सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओगे तो आपको हट्टे कट्टे लोग जो है वो नजर आएंगे, दिखाई देंगे, है ना। साउथ साइड चले जाओगे तो अलग टाइप के लोग जो है वो दिखाई देंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें, यूरोप में अलग टाइप के, अमेरिका में अलग टाइप के। तो अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो है यूएसए का ऑल ऑफ यूएस प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन का 1+ मिलियन जीनोम्स इनिशिएटिव और 3 मिलियन अफ्रीकन जीनोम, इस पर जो है वो काम हो रहा है। नेक्स्ट, इससे किस चीज पर फायदा होगा, तो बीमारियों को पकड़ने में फायदा होगा। बायोमार्कर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि भाई क्या चीज है, किससे कौन सी बीमारी होती है, तो ये मार्कर्स होते हैं। जैसे सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर दवाई लिखते हैं, वैसे ये बायोमार्कर्स होता है। नेक्स्ट, जो मतलब कैसे हम ठीक करें बीमारियों को, तो उस पर जो है वो काम किया जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में डिस्कवरी और सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, राइट। एनीवेज, फिर इंडिया के अंदर जैसे जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है और इंडिया का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉपुलेशन की जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो करना, क्योंकि हमारे यहाँ भी, हमारी कंट्री के अंदर भी ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है। राजस्थान में अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग टाइप की उनकी बॉडी टाइप हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। नॉर्थ ईस्ट की बॉडी टाइप जो है वो अलग है। मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, मैं कॉल कर रहा हूँ क्लास पर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा पॉपुलेशन लेवल सीक्वेंसिंग को हम लोग पॉपुलेशन स्केल सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए या फिर एमआरएनए अलग अलग इंडिविजुअल की उसकी सीक्वेंसिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। आंसर बताएंगे, पॉपुलेशन लेवल सीक्वेंसिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? सी, सीक्वेंसिंग करना डीएनए की और एमआरएनए की, यही तो है। एंथ्रोबोट्स या एंथ्रोबॉट्स भी इसको हम लोग जो है वो कहते हैं। क्या है ये? अब एंथ और रोबोट्स अलग कर दो। रोबोट मतलब मशीनरी हो, मशीनरी हो, और ह्यूमन की तरह बात करेगी, ह्यूमन की तरह बात नहीं करेगी, वर्क काम वो भी नहीं है। ये ऐसा रोबोट है जिसको ह्यूमन के टिश्यू से बनाया है। ये मेडिकल साइंस की फील्ड में जो है वो काम करेगा। पहले फ्रॉग के टिश्यू से रोबोट्स बनाए जाते थे, ये वाले, ये एंथ्रोबॉट्स आप बोल सकते हो या एंथ्रोबोट्स आप इनको बोल सकते हो। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बहुत छोटे रोबोट्स होते हैं जिसको बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। हाँ, कि जैसे कि किसी को ट्रीट करने के लिए, जैसे कैंसर सेल है एग्जांपल। अब कैंसर के अंदर हम लोग को, आपने सुना होगा कि ट्यूमर डेवलप हो जाता है कैंसर के अंदर, तो वो उसको जाकर टारगेट जगह पर जाकर अटैक करेगा। मेडिसिन कहां पर लगनी चाहिए उसको, उस पर काम करेगा। किसी का हाथ पैर कट कुटा गया, उसको जल्दी रिपेयर कर देगा, हाँ ठीक करेगा, मतलब अटैच जो है वो कर देगा। हाँ, मजाक से ये वाली चीज है। देखो पढ़ो एक एक चीज। पहला पॉइंट, ये एंथ रोबोट्स क्या है? पहला पॉइंट देखिए, एंथ रोबोट्स टाइनी रोबोट है, मतलब छोटे रोबोट। इसको ह्यूमन के ट्रैकियल सेल से बनाया गया है, राइट। ट्रैकिया होता ना, श्वास नली है ना, श्वास नली जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके सेल से जो है उसको तैयार किया गया। दूसरा पॉइंट, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा। तीसरा पॉइंट, चेंज क्या है? इससे पहले जो ज़ेनोबॉट्स बनाए जाते थे वो मेंढक के सेल से बनाए गए थे, और अब ये एंथ रोबोट जो हम लोग को देखने को मिल रही है सेल्फ असेंबलिंग है और इसको ह्यूमन टिश्यू से जो है वो बनाया गया है।
क्लियर, इतनी बात है, असेंबल हो जाएंगे अपने आप। अपने आप असेंबल होंगे। नेक्स्ट, ये किस में हेल्प करेगा? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में। अब इस जैसे कि आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, आज की डेट में एक और क्या बोलते हैं अपन उसको, एक और साइंस है वो हम लोग को देखने को मिल रही है लोगों को ठीक करने की। क्या चीज होती है? एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन, राइट, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। तो ये हम लोग को वो देखने को मिलती है। तो बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, जैसे आपको बताऊं, बोन मैरो के थ्रू जो है वो लोगों को ट्रीट किया जाता है, नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे आपने ये चीज सुनी होगी कि जब बच्चा जब पैदा होता है, राइट, तो उस समय के उसके सेल्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है, उसके ब्लड को रहे वो प्रिजर्व कर दिया जाता है। कौन से ब्लड को? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि मदर का क्या बोलते हैं उसको, जुड़ा रहता है मदर के साथ। क्या चीज बोलते हैं उसको? नाड़ा बोलते हैं। नाड़ा? अरे नाड़ा नहीं है यार, नाड़ा बोलते हैं। एक कॉर्ड, एम्बिकल कॉर्ड। नाड़ा बोल रहे हो यार, हद कर रहे नहीं, नाड़ा ही बोलते हैं सर। नॉर्मल है, हिंदी में नाड़ा थोड़ा ना बोलेंगे उसको, नड़ा। एम्बिकल कॉर्ड को नड़ा बोलते हैं हिंदी में। एम्बिकल कॉर्ड वो सूख जाता है, उसको काटते हैं। नहीं, वो पैदा होते ही काटते हैं। वो छोटा सा बच्चा। हाँ, तो ऊपर दिया काटती है। बोलो नाड़ा है, गर्भनाल होता है यार, वो नाड़ा बोल रहे हो यार। नाड़ा ही बोलते हैं। नाड़ा ही बोलते हैं। कौन सा? और पता है किसको? हत्ते यार, नाड़ा बोल रहे हैं। अब सुनो, देखो अब सीन क्या होता है आज की डेट में, वो उसमें जो ब्लड रहता है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे बच्चे को आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ गई, जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई, तो उसको ठीक किया जा सकता है उस ब्लड के थ्रू। और ये सब हॉस्पिटल वाले बहुत पैसा छाप रहे हैं इस जो बैंक जो होता है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है उसके लिए। बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे कि अभी भी इस पर कोई फुली कंप्लीट स्टडी जो है वो हुई नहीं है अभी सिर्फ एक बात ये इमोशनल अटैचमेंट होता है ना। ये कंपनीज वाले आ जाते हैं, बोलते देखिए आपका बेबी अभी पैदा हुआ है, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी इसको कोई भी, तो आप ठीक करवा सकते हो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। तो भाई माँ बाप तो ये सोचेंगे ना यार, मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती है ना, तो वो चीज तो इमोशनल करके ये बहुत पैसा जो है वो लूटते हैं। अब अपन आते हैं इस चीज पे, जैसे कि आपको पता है कि इन सब सेल्स को रीग्रो करवाकर ठीक किया जा सकता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, राइट। डीएनए के थ्रू डीएनए को रिपेयर करके, जो अपन डिस्कस नहीं कर रहे थे, कैस्पर कैस9 टूल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कंडक्ट की जाती है। डीएनए में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक जो है वो किया जा सकता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जगह ये एंथ्रोबॉट्स जो है या एंथ्रोबोट्स जो है वो क्या करेंगे, वो ठीक करेंगे बीमारियों को, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो है वो आते हैं सेल्स। हाँ, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में जाएगा, आपको मेडिसिन जो है वो खिला दी जाएगी और वो रिपेयर, तो वो यूज कर रिमोट से करेंगे अपन बाहर से। अरे रिमोट नहीं है इसके अंदर कुछ, मतलब ये सेल्स हैं, ये इस तरीके के सेल है जो पर्टिकुलर एक टारगेट एरिया पर जाकर जो है वो ठीक करेंगे। अब देखो एंथ्रोबॉट्स जो है वो देखो फ्यूज होगा सुपर बॉड में, और इसके कारण कंप्लीट हीलिंग होगी 3 दिन के अंदर अंदर बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, मतलब कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करना, 3 दिन के अंदर अंदर वो ठीक कर देगा सब। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, पर्सन स्पेसिफिक एंथ्रोबॉट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये आर्टरीज क्लियर कर देंगे। आर्टरीज तो आप लोग को पता होगी, ब्लड जहां से ब्लड जो है वो जाता है हार्ट में आर्टरीज होती है ना, हाँ, तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसको साफ करेगा ये ऐसा रोबोट है, अंदर जाके सफाई करेगा, झाड़ू मारेगा। फिर आगे की बात करें, म्यूकस ब्रेक करेगा। म्यूकस पेट से लेकर पूरा अंदर साइड म्यूकस रहता है, नोज में म्यूकस रहता है, तो उसको क्लीन अप करने का जो है वो काम करेगा, और प्रॉपर दवाई को जो है वो टारगेट एरिया तक पहुंचाने का जो है वो काम इसका एंथ्रोबॉट्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंथ्रोबॉट्स जो है वो पहले जेनोबॉट से कैसे अलग है? एंथ्रोबॉट्स कैसे अलग है? एंथ्रोबॉट्स पूछा है ना, जेनोबॉट्स थोड़ा ना पूछा है। एंथ्रोबॉट्स तो बने ह्यूमन ट्रैकियल सेल से, तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। श्वास नली से जो है वो बने हैं, श्वास नली की कोशिका से।
अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब गोली खाई तो वो अंदर कैसे निकलेगा? तो वो उसको अरे यार कोई निकल के चलेगा थोड़ा ना पेट के अंदर, हद कर रहे हो यार। तो उसको कैसे पता गोली वो कहीं पे जाना है? तो टारगेट टारगेट एरिया, अब एग्जांपल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी वायरस आता है, एंटर होता है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ना। हाँ, होती है। एंटीबॉडीज को कैसे पता लग गया किसको मारना है? बाहर का एलिमेंट आ गया ना। बाहर का एनिमल आया ना, अब ये बाहर का जाकर टारगेट एरिया जहां पर जिस चीज के लिए इसको बनाया जाएगा उस पर जाकर अटैच होगा ना भाई। इसको इसको जो है वो दे दिया जाएगा कि भाई आप जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको जो है वो इस चीज के पास जो है वो अट्रैक्ट होना है, तो उस चीज के पास जो है वो अट्रैक्ट होगा। पूछ ले, जल्दी पूछ ले। पूछ ले ना। कॉमन मैन बता पाना, पूछ ले, डाउट क्लियर कर लेगा। डाउट तो क्लियर करना जरूरी है, जो डाउट क्लियर नहीं कर रहा वो भी कॉमन मैन है। पूछ ले। अरे नहीं मतलब फालतू क्या फालतू क्या आया? वो रोबोट बता रहे आपने ना, वो अलग अलग concept आ रहा है। हाँ वो तो आएगा है ना। जिसके हाथ में चलो ये पता चला वो इतना बड़ा होगा तो मेरे थोड़ी ये फोटो देखकर कंफ्यूज होगा वो है कि अरे ये रोबोट के अंदर घुस जाएगा बॉडी के। अरे ये कितना छोटा होगा, जब वो ह्यूमन सेल से बना होगा तो ये कितना छोटा सा होगा। ये क्या है? गोल गोल यही है रोबोट। वो है सेल्स है ना, सेल्स है। और ये साइड में देखो सेल कितना छोटा होता है, दिखता है सेल? नहीं। उसके साइड में जो है वो थोड़ा सा ही बड़ा है। हाँ। तो ये कंपेयर किया जा रहा है फोटो के अंदर, बस और कुछ नहीं। और एक्चुअल में रोबोट यही है जो सेल छोटा छोटा गोल गोल जो है वो दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है ये रोबोट है, ये ना जाएगा। अरे यार, पहले उसको काटेगा तो वो काटेगा, आंखों से ना हाथ जोर आता है, अंदर और चलो आ जाओ वापस। क्रा इस्थमस, ये बेसिकली एक लोकेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और अब वापस आओ। क्रा इस्थमस जो है वो कहां पर है? मलाया पेनिनसुला में हम लोग को देखने को मिलता है, थाईलैंड के अंदर। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, इसकी लोकेशन अच्छे से ध्यान में रखना, इसलिए मैप भी जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट, ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से। ये फैक्ट ध्यान में रखना, अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। अब कनेक्ट कर रहा है दैट मींस एक पैसेज है, शिप वहां से गुजर सकती है। 44 किलोमीटर चौड़ाई हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, स्ट्रीट नहीं, स्ट्रेट है ना। देखो अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे चल रहा है उसमें मैं आपको बताऊंगा। जो स्ट्रेट बेसिकली देखो, जल्दी सुनो, स्ट्रेट अपन किस चीज को जो बोलते हैं? जो कनेक्ट करते हैं, जैसे ताइवान स्ट्रेट है ना, एक आइलैंड है, दो आइलैंड्स हैं और बीच से हम लोग को जो है पानी जो है वो देखने को मिल रहा है कि जा रहा है और दो सी को रही है कनेक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया कि दो सी को, दो बड़ी वाटर बॉडी को जो है वो कनेक्ट कर रही है वाटर बॉडी। अब इस पे भी अपन आएंगे। इस थाई के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली जो है वो एक $multi-billion लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो क्रा इस्थमस के लिए शुरू किया। और इस्थमस, अब सुनो, स्ट्रेट समझ में आ गया क्या है? जैसे थाईलैंड ताइवान स्ट्रेट, हमें क्या देखने को रहा है? बीच में एक एरिया है वाटर बॉडी का। अब सुनना, ये नैरो स्ट्रिप है लैंड की जो कनेक्ट कर रही है दो लार्जर लैंड मासेस को, और इसके बॉर्डर पर पानी हम लोग को दोनों तरफ जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो दो तरफ पानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है और ये दो लैंड के एरिया को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। पानी को भी और लैंड को। हाँ, पानी को भी और लैंड को भी कनेक्ट कर रहा है। और स्ट्रेट क्या करता है? स्ट्रेट सिर्फ वाटर रूट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप आओ थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास। थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है? लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट, लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट ये बना रहा है। मतलब इतना नजदीक एरिया है किसका? जमीन का, लैंड का, जो आपस में कनेक्ट हो सकता है, राइट। और उसके बीच में पानी है दोनों तरफ, राइट। अब यहां से शिप भी होकर गुजर सकती है। ये एक ऑल्टरनेट रूट हम लोग को जो है वो किसका देखने को जो है मिल सकता है? मलाया पेनिनसुला का, राइट। मलाया स्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की जो है वो चर्चा करें। क्रा इस्थमस जो है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या बताइए? ऑप्शन नहीं है सर, मेरे क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। जब लैंड बॉडीज जॉइंट है, जॉइंट नहीं है, दूर है। दूर है। हाँ, 44 किलोमीटर का गैप है। इतनी दूर है। हाँ, तो कैसे बोलेंगे दोनों कनेक्ट है? दूर है ना, कनेक्ट कर रहा है ना, मतलब इतना दूर नहीं कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उसको इस्थमस जो है वो कहा गया है। मतलब दो लैंड है, राइट, वो आपस में कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्टेड है, मतलब उसको दूर नहीं बोलोगे आप। स्ट्रेट को स्ट्रेट को सिर्फ इतना बोलना कि दो बड़ी लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली एक वाटर चैनल है ना। और इसको जो है वो आप क्या बोलोगे? दो लैंड बाउंड्री को कनेक्ट करने वाला ऐसा चैनल जिसके दोनों तरफ जो है वो पानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। दैट्स इट।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर्स की कल की क्लास में, और 10 मिनट में जीएस की क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं, 10-15 मिनट के